नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हाल के वर्षों में यूएनओ ने एक रिपोर्ट जारी की है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर लोगों को चेताया है कि आने वाले 30 से 40 सालों में दुनिया भर की जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि हो जाएगी। तब कृषि लेना, खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हम जानते ही हैं कि हम भारत में ही देख लें तो भारत में जितनी जमीन हमारे पास है, जितनी भूमि हमारे पास है, उसमें से 50% में खेती की जाती है। और इस 50% में पूरी एक तरह से खेती नहीं हो जाती, क्योंकि कहीं खेती ज्यादा उपजाऊ है, उसमें फसल ज्यादा मात्रा में होती है, और कई जगह पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी इन उपजाऊ खेतों की तुलना में बंधड़ उपज भी हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये हमारे देश में भी समस्या है। और उपजाऊपन या बांझपन हम किसको कहते हैं, बंजर किसको कहेंगे? कि बंजर की परिभाषा को ठीक ठीक परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। हम बंजर उस भूमि को कहते हैं जिसमें पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी किसी तरह की वनस्पति ना उगाई जा सके, जिसमें किसी तरह की खेती ना की जा सके। या फिर हम बंजर उस भूमि को कहते हैं इसकी परत बहुत कठोर हो गई है, हार्ड हो गई है। इसमें जो जो क्षार तत्व की है, जो उसमें सोडियम है, पोटासियम है, क्लोरे कार्बोनेट है, आदि जो खनिज तत्व है उनकी मात्रा बढ़ गई है। उनमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं, विशेष करके जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बहुत निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, जिनमें कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा 0 अंश के आसपास हो गई है। कि ये ऑर्गेनिक कार्बन खेती के लिए, वनस्पति के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम बंजर भूमि से, ऊसर भूमि से एक अभिप्राय निकाल लेते हैं कि जिस मिट्टी में ज्यादा मात्रा में खनिज मिल जाए, उसका जो पीएच है वो 8 और 8.5 के ऊपर पहुंच जाए, जिसमें कठोर परत बन जाए, और पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी किसी तरह की वनस्पति ना ली जा सके, तो ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। और ऐसी बंजर भूमि तेजी से चारों तरफ फैलती जा रही है। इसके कारण भी बताए जाते हैं, उन कारणों को हम भी जानते हैं कि पिछले 30-35 सालों में इस तीव्र गति से हमने केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग अपनी खेती के लिए किया है। जिस मात्रा में किया है, उस जो केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा ने भी हमारी मिट्टी को बंजर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आजकल एक प्रयास और भी हो रहा है। प्रयास हो रहा है कि भूमिगत जल का प्रयोग हम खेती के लिए कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में जितना भी हम भूमिगत जल का प्रयोग जीवन में करते हैं, उसमें से 90% हम खेती के लिए करते हैं। पीने के लिए मात्र 10% का हम उपयोग करते हैं, और इसमें भी अधिकांश मात्रा औद्योगिक जगत प्रयोग करता है। हम निजी निजी जीवन के लिए, निजी अपनी दिनचर्या के लिए तो भूमिगत जल का स्रोत जो उपयोग है, मात्र 1-8% के आसपास ही करते हैं। तो जो भूमिगत जल का प्रयोग हम खेती के लिए करते हैं, वो भी अपने साथ बहुत सारे मात्रा में खनिज तत्व लेकर आता है। इसमें सोडियम, पोटासियम के तो कार्बोनेट रहते ही रहते हैं, उसमें कई और भारी धातुएं रहती हैं, और वो भी जब मिट्टी के साथ मिल जाती हैं तो मिट्टी की उपजाऊता को खत्म कर देती हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर तो इसमें पहले कारण है। इसके अलावा हम काफी मात्रा में कई तरह की दवाएं, कीटनाशक भी प्रयोग कर रहे हैं। आजकल तो एक प्रचलन और भी शुरू हुआ है कि खरपतवारों को समाप्त करने के लिए भी विषाक्त रसायनों का प्रयोग हो रहा है। जब हम बार बार अधिक मात्रा में रसायन आधारित फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, वेडिसाइड का प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारी मिट्टी के ऊपर और गहरा प्रभाव डालते हैं। इससे मिट्टी का उपजाऊपन पूरी तरह समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये जो केमिकल हैं, ये अपनी अपक्रियाओं से पूरे वातावरण को प्रभावित कर देते हैं। आजकल आप चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग की बात सुन रहे हो, आप क्लाइमेटिक चेंज की बात सुन रहे हो, आप कहीं देख रहे हो कि कहीं भारी मात्रा में बारिश हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाती है, कहीं तूफान उठ खड़ा होता है। तो इन सब के पीछे भी इन्हीं सब चीजों का कारण माना जा रहा है, जिसकी ज्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से, ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करने से पूरा प्राकृतिक चक्र गड़बड़ा जाता है। इसके कारण हमारे मिट्टी के अंदर जो जीव तत्व रहते थे, जो बहुत कई तरह के कीट पतंग रहते थे, या फिर
हमारे पृथ्वी मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते थे, उन्हें तो लगभग हमने पूरी तरह समाप्ति कर दिया, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेती के लिए रहती है, खेती के उपजाऊपन के लिए रहती है। तो ये भी कारण है कि जैसे जैसे भूमि के अंदर इन इन सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या घट रही है, खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ रही है, उसमें हार्डनेस आती जा रही है, या आसपास के जो जो तत्व हैं वो विषाक्त होते जा रहे हैं, वो भी हमारी भूमि को, हमारे खेती को विषाक्त करके बंजर बना रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास कोई साधन बचता नहीं, क्योंकि जब बंजर भूमि हो जाती है तो हमें पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी उसमें खेती लेने में सफलता नहीं मिलती। यद्यपि प्रकृति के पास वो शक्ति है, प्रकृति के पास ये अद्भुत क्षमता है कि वो किसी भी वातावरण में, किसी भी मिट्टी में, किसी भी स्थिति में कुछ भी उपजा सके। इसलिए बहुत बार देखने में आया है कि रेगिस्तान में, जैसे हम देखते हैं राजस्थान की भीषण गर्मी में और रेतीली भूमि में, हम पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नहीं उपजा पाते, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सारी वनस्पतियां स्वतः उगाती हैं। खिजड़ी को आपने देखा होगा, खिजड़ी तो 40-45 डिग्री के दौरान ही हरी भरी होती है। इसके अलावा मक्की और वनस्पतियां भी हैं। तो ऐसे में यदि आपकी मिट्टी बंजर होती जा रही है या बंजर बदल बन रही है, तो ऐसे में आप कुछ प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपनी मिट्टी की उस बंजरपनता से, इस अनुपजाऊपन से, इस जो बंजर की जो समस्या है उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रयोग आप गाय के गोबर का कर सकते हैं। आप गाय के गोबर का सीधा प्रयोग करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होता, उसकी मात्रा भी आपको कई गुना ज्यादा प्रयोग करनी पड़ती है। यदि गोबर की खाद आप अपने खेतों में डालेंगे तो उसमें काफी हद तक आपको मदद मिल जाती है, लेकिन ऐसे में आपको प्रति एकड़ कम से कम 10-12 क्विंटल के आसपास गोबर की पकी हुई खाद है उसकी जरूरत पड़ती है, और उसको बार बार देना पड़ता है। तभी आपकी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, और यही ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखने में सक्षम होता है, और उसी के माध्यम से आपकी जो फसल हैं, आप जो बीज बोते हैं, वो अंकुरण की स्थिति में आते हैं। अथवा आप इनकी जगह गोबर के, गाय के गोबर के घनसत्व से जो पाउडर हमने तैयार किया है, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है, आप इसका स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, स्वयं बनाना भी सीख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणुओं का मिश्रण है, इसमें गाय के गोबर में जो जीवाणु रहते हैं वो हैं, कुछ जो मिट्टी के जीवाणु हैं वो हैं, इसके साथ में गाय के गोबर और गौमूत्र में जो बहुत सारी तरीके के बायोहेंसर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बायो एक्टिव रसायन होते हैं, उन सब का मिश्रण है। और ये अभी सुप्ति की अवस्था में है, ये अभी निष्क्रिय अवस्था में, ये अभी सक्रिय होते हैं कि सक्रियता के लिए इनको विशेष पोषक की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप गुड़ की चाशनी इनको दे सकते हैं, मोलासिस दे सकते हैं, इसको सूरा बोलते हैं। आप इसको गन्ने के रस में भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसके उस आहार से, उस ऊर्जा से ये सक्रिय अवस्था में आते हैं, तब ये बहुत तेजी से अपना संख्या बढ़ाते जाते हैं। तब आपको ये 500 से 700 ग्राम की मात्रा में इन जीवाणु को विकसित करके अपने खेती में डालना होता है। और ये जीवाणु जब खेत में पहुंचते हैं तो वहाँ जो जटिल आपके जो जो जटिल पदार्थ हैं, जो आपके जो अत्यधिक कॉम्प्लिकेटेड जो खनिज तत्व बन गए हैं, जो आपकी मिट्टी हार्ड हो गई है, आपकी मिट्टी में कठोरता आ गई है, या फिर आपने जिन जीवाणु को समाप्त कर दिया है, उन पर ये अनुकूल असर डालते हैं, और उन जटिल संरचनाओं को तोड़कर उन्हें सूक्ष्म तत्वों में विभाजित कर देते हैं। इससे आप इसका जब प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग आप सिंचाई के माध्यम से करने होते हैं, और इसके माध्यम से आपकी मिट्टी की जो कठोरता है वो समाप्त होती जाती है, उसमें मृदुता आती जाती है, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। इसके साथ ही जो जीवाणुओं की संख्या है उसमें भी काफी तेजी से विकास होने लगता है। आप देखेंगे कि जब इस बैक्टीरियल कल्चर को, इस मिश्रण का प्रयोग आप खेती के साथ अपने खेतों में करते हैं, सिंचाई के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं, तो ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में आपकी मिट्टी के अंदर बहुत तरीके के जीव जंतु भी आपको देखने को आते हैं। उसमें कई तरह के केंचुए भी आपको नजर आने लग जाते हैं। तो इससे मिट्टी की जो संरचना है उसमें बहुत तेजी से बदलाव आता है। तो आप यदि अपने खेत की बंजरता को रोकना चाहते हैं, या बंजर है उसको समाप्त करना चाहते हैं,
या फिर उपजाऊपन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए ये गोबर, गाय की गोबर का घनसत्व से तैयार जो गोरस है, आपकी बहुत मदद कर सकता है। मैं इसको आपको बेचने के लिए नहीं कह रहा, आपको खरीदने के लिए नहीं कह रहा, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप निःशुल्क इसको प्राप्त कर सकते हैं और उसको आप प्रयोग करके देखिए। आपको यदि 2 या 3 बार सिंचाई में इसके प्रयोग करने से आपको 35-40% का लाभ ना मिले, परिवर्तन दिखाई ना दे, तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैं तो इसका चार्ज आपसे लेता नहीं, आप निःशुल्क इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको प्रयोग करके देखिए, आपकी मिट्टी की जो बंजरता है, आपकी मिट्टी का जो उपजाऊपन है, इसके माध्यम से दूर हो सकता है। वैसे मैं सीधे-सीधे भी बताया कि आप गाय के गोबर का सीधा प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। कि गाय के गोबर में वो अद्भुत क्षमता है, या वो उसके पास हर वो शक्ति है कि किसी भी तरह की मिट्टी की संरचना को वो सामान्य स्थिति में ला सकती है, उसकी कठोरता को दूर कर सकती है। और दूसरी चीज है कि आप अपने खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर उसकी मात्रा को घटा लें, क्योंकि वही सबसे मूल कारण है कि जिस यूरिया का प्रयोग आप अपने खेतों में करते हैं, उस यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है, उसकी 30-35% मात्रा ही आपकी फसलों काम आती है। शेष जो 60-70% है, या तो मिट्टी के अंदर चली जाती है, या फिर उसका जो नाइट्रोजन है, वातावरण के ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बना देता है। और ये नाइट्रस ऑक्साइड बहुत खतरनाक है, कहते हैं, और अनुसंधान से पता चला है कि इसमें 3.5 गुना कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में विषाक्त प्रभाव होते हैं। ये वातावरण की गर्मी को 350 गुना ज्यादा बढ़ाता है। आपने कंपैरिजन देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का जब कंपैरिजन किया जाता है, तो मीथेन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25-26% के आसपास ज्यादा वार्म अप करने की स्थिति रहती है, गर्माहट देने की स्थिति है। लेकिन उसकी तुलना में जब आप नाइट्रस ऑक्साइड की तुलना करते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड में तो 3.5 गुना ज्यादा पावर है। इसलिए क्लाइमेटिक जो चेंज आ रहे हैं, जो पूरे दुनिया में गर्माहट की स्थिति बन रही है, या फिर उसके बाद वातावरण में बदलाव आ रहा है, वो कारण भी आपके खाद के कारण है। इस यूरिया का आप प्रयोग करते हैं, तो आप उसको धीरे धीरे घटा सकते हैं, क्योंकि वो सब चीजें मात्र इन जीवाणुओं के माध्यम से आपके खेतों को, आपकी फसल को मिल सकती हैं। तो यदि आप अपने खेत की बंजरता से परेशान हैं, आप आपकी जो खेत की मिट्टी बंजर होती जा रही है, फसल की जो जो क्षमता है वो घट रही है, तो इन सब के लिए आप घर बैठे कुछ प्रयोग कर सकते हैं। आप गाय की गोबर का सीधा प्रयोग कर सकते हैं, गाय के गोबर को खाद बना के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इतना श्रम नहीं उठाना चाहते, इतनी कठोर परिश्रम नहीं करना चाहते, तो मात्र इस जीवाणु कल्चर के प्रयोग से आप अपने खेत को फिर से सामान्य उपजाऊ बना सकते हैं। अन्य किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो मुझसे संकोच संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की शंका समाधान है, तो उसका समाधान भी मेरे माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।